हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग, चूँकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आज हम लोग इस पे लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे और इसको लास्ट तक ख़त्म भी करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट का समय आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा का सर। तो आइए हम लोग देखते हैं, और ख़ास करके बिहार पुलिस वाले लोग ध्यान से देखिएगा, और हम लोग जो भी कहेंगे वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी, चूँकि बिहार पुलिस हम भी 2 बार निकाले हुए हैं 21,000 में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें देखते हैं, भारत में चौदह सौ में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने मासा अंतरिक्ष होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित काली पर पहुंचा था। का कोई व्यक्ति 17 मई 1498 पुर्तगाली पुर्तगाल के रहने वाला था। वो 1498 को अच्छा पहली बार वहां आया था और फिर वापस लौट गया, वापस आया था लौट गया था। तो वही कह रहा है कि जो ये मतलब वास्को डी गामा आए हैं, वो महासांतरित होते हुए, जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है, उस महासांतरित होते हुए कालीकट पहुंचे, और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, वहां पहुंचा का तब भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसके समुद्री मार्ग मतलब कि पथ प्रदर्शक के रूप में किसने कार्य किया था? अब्दुल मजीद या मजीद भी लिखता है। और ये कहाँ का रहने वाला था? गुजराती पथ प्रदर्शक था, मतलब गुजरात के रहने वाला था। ठीक है, कहते हैं कि 1505 में वास्को डी गामा तो आ गया। इसके बाद आएगा 1505 में आएगा फ्रांसीसो दे अल्मीड़ा आएगा 1505 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आएगा? अल्मीड़ा आएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। कहता है कि अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी भी किसने चलाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने यह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। आप देखिए, पहला आ गया वास्को डी गामा के बाद आएगा फ्रांसिस्को अल्मीड़ा, और अल्मीड़ा के बाद आएगा अल्बुकर्क। हालांकि इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो अल्मीड़ा ने लाया था। इसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। देखिए, अल्मीड़ा पाया तो अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। इसके बाद जो पुर्तगाली का वास्तविक मतलब कि वायसराय बनकर आया था या अल्बुकर्क बनेगा, और यही अल्बुकर्क चूँकि योग्य है, इसलिए यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनेगा। कब? 1510 में। कहते हैं पुर्तगालियों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित किया था। कहते हैं कि पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? कोचीन में। कब? 1503 में। हाँ, 1503 में किया था कोचीन में। कहते दक्षिण पूर्वी तटीय पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे था। दक्षिण पूर्वी तटियों पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती सेन थोमे था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। देखिए, तो हम लोग पुर्तगाली ख़त्म कर दिए हैं। तो पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया? कोचीन में। कब? 1503 में। अब पुर्तगाली के बाद भारत में डच आएगा। कहते हैं कि पहला डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन
1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। कह रहे कि जो कर्नेलियल हॉटमैन था वो भारत के पूर्व कहाँ पहुंचा? सुमात्रा पहुंचा। कहते हैं कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी की फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण के सिक्के, जिसको पैगोड़ा बोला, पैगोड़ा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। देखिए, पहले पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली अपना व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया? कोचीन में 1503 में। इसके बाद डच आया तो डच अपना कोठी पहला कहाँ लगाएगा? तो मसूलीपट्टनम में लगाएगा। कब? 1605 में। पहला व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाएगा और दूसरी जो कोठी लगाएगा वो कहाँ लगाएगा? पुलिकट में लगाएगा। और इसी पुलिकट को मतलब समस्त गतिविधियों का केंद्र भी बनाएगा और यहाँ मतलब कि सिक्के ढालना शुरू करेगा। और ये स्वर्ण के सिक्के रहेगा और इसको उसने क्या नाम दिया? पैगोड़ा। स्वर्ण के सिक्कों को हम लोग पैगोड़ा भी बोलते हैं उसको। कतर डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ओह, तो डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। कतर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। आपसे कहेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला कारखाना कब लगाया था? 1632 ईस्वी में। अब आइए, कह रहा है कि कोलाचोल की लड़ाई, कथक कोलाचोल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को, इसका नाम है एडमिरल डी लेनोव, डायरेक्ट पढ़िए ना, एडमिरल डी लेनोव के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। मतलब कोलाचोल की लड़ाई कहता है ना कि त्रावणकोर के एक राजा था जिसका नाम था मार्तंड, ठीक है। मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को, 10 अगस्त 1741 को एडमिरल डी लेनेव को नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। यानी कि नेतृत्व कर रहा था इसका कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एडमिरल डी लेनोव। तो कोलाचोल की लड़ाई कब होगा? 1741। किन के बीच में? मतलब मार्तंड वर्मा था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था एडमिरल डी लेनोव था। कहता कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुई बेदरा के युद्ध से हुआ था। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होगा और किन के बीच में? तो अंग्रेज एवं डच के बीच। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। अब आ जाइए हम लोग, देखिए पहले हम लोग पुर्तगाली पढ़ लिए, इसके बाद डच पढ़ लिए, अब अंग्रेज आएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार ईस्ट इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उसमें रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इसने क्या कहा था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया पूरब के साथ। कहता है इस अधिकार पत्र के अनुसार कहता है कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं करेगा, ठीक है। कहते हैं कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217। और पहला गवर्नर कौन था?
टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार, और कहेगा कि पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। ठीक है। कहते मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। लेकिन प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। और प्रथम कहेगा कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के दरबार में ना। चला है अकबर के लिए, लेकिन आएगा जहांगीर के दरबार में। देखिए, कहते हैं कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यानी अकबर का मृत्यु तो 1605 में हो गया, तो 1609 में जहांगीर का शासनकाल होगा, तो इसलिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? हाँ, टॉमस स्मिथ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मतलब जहांगीर, अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और तो जेम्स प्रथम के राजदूत के, हाँ, और किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी, देखिए 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पहले पढ़िए तब इसको पढ़िए, पहले नोटवा पढ़िए इसको। कह रहा है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। हाँ, मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। और ये जो 1613 है ना, ये अस्थायी रूप से स्थापित है। कह रहे कि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। कहते हैं कि मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का, यानी कि मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। पहले हम लोग इसको बात करते हैं। देखिए ना, पहले इसको सबसे पहले अंग्रेज आया तो 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था, लेकिन असफल रूप से था। लेकिन अस्थायी रूप से क्या है? अस्थायी रूप से कि अंग्रेजों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1611 में मसूलीपट्टनम। अस्थायी रूप से 1611 में मसूलीपट्टनम, लेकिन अस्थायी रूप से क्या आएगा? तो 1613 में सूरत में। तो आप देखिए यहाँ पर कहते 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था। वहीं 1613 में, तो 1613 में किसका शासनकाल होगा? जहांगीर का। कहा कि 1605 से 1628 27 ऐसा ही कुछ है। कहते हैं जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमानी जारी कर अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री यानी कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। तो 1613 में जो खोलेगा वो अस्थायी रूप से होगा, कहा कि फरमान भी मिल गया। और कह रहा है कि एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। आगे आइए। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, अच्छा पहले इसका कौन आया था? स्मिथ, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था ना। जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत कौन था? हॉकिंस। अब आया दूसरा राजदूत 1615 में। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। कहता वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। 1615 से 1619 तक
सर टॉमस रो जो है ये भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, खुर्रम बोलते हैं शाहजहां को, खुर्रम शाहजहां को बोलते हैं, जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अब अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। हाँ, मतलब कि ये जो सर टॉमस रो है ये जहांगीर और खुर्रम के समय रहा, लेकिन कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था, कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। अब कह रहा है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, जिसको बोलते हैं गोल्डन फरमान दिया। ये गोल्डन फरमान कौन दिया? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500, जिसके अनुसार मतलब अंग्रेज जो है सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता व्यापार कर सकते हैं। तो गोलकुंडा जो है इस 1632 में अंग्रेजों के हाथों में चल गया था। उसके लिए अंग्रेज कितना देगा वार्षिक? वार्षिक 500 पैगोड़ा, 500 पैगोड़ा देगा। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। इसका नाम है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। कहता वहीं एक किलाबंद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि मद्रास में किलाबंद कोठी का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस डे ने, क्योंकि कह रहा कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया था। इस कालांतर में करे कि इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना था। कहता है कि मद्रास पट्टे पर लिया और उसको किलाबंद कोठी का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। और कालांतर में इसी को किस नाम से जाना लगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना लगा। कहता यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट कहलाया, जिसको अभी हम कोरोमंडल तट कल पढ़े कि जो कोरोमंडल तट है उसका बारिश जो होता है, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? कोरोमंडल तट इन है पूर्वी तट में रहेगा न, कन्याकुमारी से कृष्णा से गोदावरी तो हो गया उत्तरी सरकार। अति गोलकुंडा देखिए पहले हो गया कन्याकुमारी से कृष्णा, तो हो गया कोरोमंडल तट। तो आप इन्हें वाला बोल रहे हैं, आप कर्नाटक बोल रहे थे। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा, हाँ, अब बाकी उन्हें उत्तरी सरकार। गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक, मंगलुरु तट, केनरा तट भी बोलते हैं इसको, केनरा तट भी बोलते हैं। और बाकी बच गया से मालाबार तट। देखिए ये कह रहा है क्या कि कोरोमंडल तट कहलाया। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मतलब मानसून के कारण होता है? उत्तरी लौटती हुई मानसून उसको बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। कहेगा कि गारो, खासी और जयंतिया दक्षिण पश्चिम मानसून की होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा, एक अरब सागर की और दूसरा बंगाल की खाड़ी। तब बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है खासी वर्षा। हाँ, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून था ना। आगे आइए, कहता है कि 1661 में
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा है सर, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं आइए दोस्तों आइए। तो देखिए कह रहा है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 में कौन कौन है? तो पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार जिसका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया। बताओ भाई, शादी हो रहा है पुर्तगाली के जिसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। अब ब्याह में मिल रहा है कुछ ही तो भाई क्या समय है, एक समय था, दे रहा है किसको, क्या समय था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे 1668 कहता है कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को, अब देखिए चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया तो कुछ कर सकता है, तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। यानी कि जो मुख्यालय पहले सूरत था अब 1613 से, अब उसको 1687 में बम्बई ने बना दिया। अब कहाँ बना दिया? बम्बई को। नोट पॉइंट में कह रहा है कि गेराल्ड ओंगियर, जो हम जानते हैं गेराल्ड ओंगियर जो है ये कौन है? बम्बई, हाँ मुंबई शहर के संस्थापक हैं। और बम्बई को किसने बसाया? तो यही बसाया ना, ओंगियर। कहते कि बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी जिसे निशान कहा जाता है। 1651 में अंग्रेजों को, मतलब बंगाल का एक शासक है जिसका नाम है शाह शुजा। शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी और इसी व्यापारिक छूट को क्या बोलते हैं? निशान बोलते हैं। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सुतनाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। कह रहा है क्या ने कि 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, मतलब 3 गांव लिया, उसका नाम था सुतनाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। ये तीनों गांव है ना सर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त किया था। लिखे ना, 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यानी ये तीनों गांव मिलाकर फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया। करे कि चार्ल्स फिर 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, मतलब 3 गांव कौन कौन लिया? सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया। मतलब ये तीनों की जमींदारी है जो ना 1200 रुपया दिया और इसको यूज में ले रहा था, सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर, और इसी को मिला के बना दिया गया है, फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया गया। नहीं लिखा हुआ कि 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स आयर जो है ये कौन हुए? तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नोक ने रखी थी। जिसकी नींव कौन रखी थी? जॉब चार्नोक ने रखी थी। तो हम लोग 2 शहर देख लिए, एगो कलकत्ता देख लिए और मुंबई देख लिए। कलकत्ता देख लिए, जॉब चार्नोक। हाँ, आयर को।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉमस स्मिथ। पहली बार मुगल दरबार में राजदूत आया था ये इसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस 1609 में। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? हॉकिंस तो राजदूत के रूप में बन के आया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में हॉकिंस आया था। हाँ, जेम्स प्रथम मेन था। टॉमस रो। और दोनों जहांगीर के दरबार में भेजा। और टॉमस रो आया था, सब कुछ छूट प्राप्त करने में सफल भी रहा था। आगे आइए। कहते कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, देखिए पहले हम लोग देखे थे किसका कोठी? पुर्तगाली के। कब लगा था? कोचीन में। 1503 में कोचीन में। हाँ। 1605 मसूलीपट्टनम में। हाँ, दूसरी पुलिकट में की। दूसरी पुलिकट में लगाया, जहाँ समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया सोने का सिक्का यानी पैगोड़ा ढाला गया। स्वर्ण का सिक्का बोलते हैं पैगोड़ा। 59 डच और अंग्रेज के बीच ना। हाँ, कोलोचोल की लड़ाई, मारतंड। हाँ, मारतंड और लेनो के बीच होता है। एडमिरल लेनो। 1741 में कोलाचोल की लड़ाई, जिसमें त्रावणकोर के राजा था मार्तंड, और मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था एडमिरल डी लेनो। और इसी में मार्तंड जीत जाता, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, चलेगा अकबर के दरबार से नाम से, लेकिन पहुंचेगा काहे क्या? अकबर मर गया है 1609 में। हाँ, टॉमस स्मिथ बन के आएगा। कैप्टन हॉकिंस। ये छूट नहीं प्राप्त करता है। देखिए, ये कैप्टन हॉकिंस जो है ना, छूट नहीं प्राप्त करता है। सर टॉमस रो थोड़ा बहुत छूट प्राप्त करने में सफल रहता है। राजदूत तो दोनों रहबे करेगा, लेकिन छूट प्राप्त करने में टॉमस रो खाली प्राप्त। हॉकिंस को भेजेगा जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम वहाँ का शासक रहेगा, या राजा भी बोल सकते हैं। हाँ। हम्म। 1615 में आएगा। कुछ मिलेगा। पहले 1608 सूरत में। 1611 में मसूलीपट्टनम में। पहले 1611 तब 1613। हाँ।
1613। हाँ, वही फिर पहले मतलब मुख्यालय सूरत था, उसको बाद में जब मुंबई लेगा तो मुंबई मुख्यालय कर देगा। हम्म। हाँ, रानिया डायरेक्ट कहना है। हम्म। चार्ल्स द्वितीय के साथ शादी होगा। हाँ, मुंबई। हम्म। 10 पाउंड, पाउंड, 10 पाउंड। पाउंड होगा था ना, काहे कि ब्रिटेन का पाउंड है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। प्रेसिडेंट कौन रहेगा कहने पर प्रेसिडेंट ये तो मद्रास में खोलेगा तो फोर्ट सेंट जॉर्ज रहेगा ना। मुंबई में प्रेसिडेंट कौन रहेगा मुंबई तो मुंबई में तो यही है, ओंगियरे है प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर। हम्म। हाँ। ओंगियार डेट वो जरूरी भी ना। सास हो जा। कुछ छूट छूट देता है। नहीं, छूट देता है जिसको निशान बोलते हैं। निशान बोलते हैं। 1651। अब इसको ख़त्म करते हैं। पहले कहते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। हाँ, अब ईस्ट इंडिया, हाँ लगभग में ख़त्म है यहाँ ईस्ट इंडिया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहेगा तो फ्रांस कैरो के द्वारा सूरत में और 1668 में किया गया था। फ्रांस कैरो के द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में और 1668 में किया गया था। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है न कि 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक जिसका नाम था फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। शेर खां लोदी से प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था? तो फ्रैंक्विस मार्टिन ने। अब आइए हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी मतलब अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कहते हैं कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध से। कहते हैं कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध बोलिए या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बोलिए ना, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। कहते हैं 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो पहला तो यही पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग बोलते हैं कि किसके लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध हुआ था 1746 से 1748। कहते हैं कि
1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। मतलब कि वहाँ 1740 में प्रारंभ हुआ था ना सर, लेकिन भारत में कहेगा तो 1746 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट तोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया जो इसी को क्या बोलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध को क्या बोलते हैं, सेंट टोपे युद्ध, और इसमें फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में ला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद भी आपसी सहमति से सुलझ गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ और ये किसके लिए हुआ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए 1740 में चल रहा था, लेकिन भारत में 1746 में प्रारंभ हुआ। और कहता है कि ये मतलब कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, 1748 में ला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध भी समाप्त हो गया। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध है तो 1749 से 1754 करे। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। कैसे बना तो देखिए, कहता हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन युद्धों से राजनैतिक बढ़त बनाते हुए डुप्लो ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। डुप्ले ने मतलब फ्रांसीसियों ने किसको किसको साथ दिया, तो हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा साहिब को। हैदराबाद के कहेगा तो मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के कहेगा तो चंदा साहिब। तो वही अंग्रेज ने मजबूरी होकर नासिर जंग और कर्नाटक में कहेगा तो अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। यानी कि फ्रांसीसी के डुप्ले यानी फ्रांसीसी सहयोग किसको करेगा, तो हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक से चंदा साहिब रहेगा। तो मजबूरी में अंग्रेज आकर ओखनी की सहयोग करेगा। हाँ, कर्नाटक से अनवरुद्दीन रहेगा। कहता है कि हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, हाँ तो सही बात है। तो हैदराबाद में चल रहा है, जैसे कि आसफ जाह की मृत्यु हुआ उसके बाद उत्तराधिकारी को लेकर, और हैदराबाद में नासिर जंग उसका पुत्र हुआ ना सर, और मुजफ्फरजंग उसका भतीजा हुआ के बीच विवाद छिड़ गया था। और दूसरा कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई थी चंदा साहिब। अरे एक हो गया हैदराबाद में हुआ पुत्र और भतीजा, और कर्नाटक में कहेगा तो साला और जीजा के बीच हो गया ना, अनवरुद्दीन साला है और बहनोई चंदा साहिब है। तो फिर से देखिए, हैदराबाद में जैसी मतलब आसफ जाह की मृत्यु हुआ उसके बाद उसका पुत्र कौन था, नासिर जंग, और उसका भतीजा कौन था, मुजफ्फरजंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फरजंग का युद्ध चलेगा हैदराबाद में। वही कर्नाटक में चलेगा चंदा साहिब अनवरुद्दीन के। अनवरुद्दीन रहेगा साला और चंदा रहेगी कि रहेगा जीजा। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। यानी कि अनवरुद्दीन मारा गया, यानी ये हैदराबाद कर्नाटक में मतलब कि साला मर गया ना सर। ठीक है, बनोई जिंदाबाद। तथा चंदा साहब
कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। बिल्कुल सही है। हाँ, चंदा साहिब का ही कर रहा था फ्रेंच की। देखिए फिर से गड़बड़ा गए आप। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को अंग्रेज कर अथी फ्रांसीसी कर रहा था। हाँ, हैदराबाद। हाँ, नासिर जंग और दूसरा होगा मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। हाँ, तो नासिर जंग को कौन कर रहा था? मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में कहेगा मुजफ्फर जंग के कौन कर रहा था? तो डुप्ले। हाँ, और नासिर जंग को कर रहा अंग्रेज। और यहाँ पर ही होगा चंदा साहिब अनवरुद्दीन कर्नाटक में, तो चंदा साहिब को कर रहा था फ्रांसीसी, अनवरुद्दीन को कर रहा था अंग्रेज। देखिए अनवरुद्दीन अंग्रेज, अनवरुद्दीन अंग्रेज। हाँ, तो अनवरुद्दीन अंग्रेज होगा। अनवरुद्दीन अंग्रेज। चंदा साहिब, तो अनवरुद्दीन कर रहा है अंग्रेज। ऐसे सोचिए अनवरुद्दीन अंग्रेज, तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब अगला उसका नवाब बनेगा। अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच युद्ध होगा, तो अनवरुद्दीन मतलब अंग्रेज सहायता कर रहा था, तो अनवरुद्दीन मारा गया, तो चंदा साहिब आके नवाब बनेगा। फ्रांस जीत गया। वही दूसरा कहेगा कि नोट पॉइंट में कह रहा है कि 1750 में नासिर जंग भी, नासिर जंग, अच्छा नासिर जंग जो था ना सर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट कर रहा था, तो नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया। हाँ, दोनों में हार गया। और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना, यानी कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब फाइनली बन गया नवाब, और ये दोनों डुप्ले के सहयोग से मतलब कि फ्रेंच के द्वारा बनाया गया। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से। अच्छा, तो फाइनली कौन कौन बना है? मुजफ्फर जंग हैदराबाद से। कहता अनवरुद्दीन के पुत्र, अनवरुद्दीन के पुत्र, चूंकि अनवरुद्दीन मारा गया कर्नाटक, अंग्रेज के द्वारा मतलब सपोर्ट मिल रहा था लेकिन फिर भी मारा गया, तो अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचिनापल्ली में शरण ले ली थी। अनवरुद्दीन का पुत्र, जैसे कि ये मरा गया, बप्पा मरा गया अनवरुद्दीन, तो उसका पुत्र जो था मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचिनापल्ली में शरण ले लिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया था। कह रहा है कि चंदा साहिब कहाँ के था? कर्नाटक के, और जीतल है नवाब यही है, तो सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के मतलब कि पूरा घेर लिया, दुर्ग को घेर लिया। कहते क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, क्योंकि अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज, तो अगर बेटों को सपोर्ट करेगा मोहम्मद अली को, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इसको तोड़ने में असफल रहा। उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार किया। तो देखिए अरकटा पर अधिकार कौन कर रहा है? अंग्रेज मतलब क्लाइव कर रहा है, अंग्रेज। अगला कह रहा है कि अब देखिए कर्नाटक युद्ध एक नज़र में देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब से कब तक? 1746 से 48, और ये किसके लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, और एला सापल के संधि के तहत समाप्त होगा 1748 में, और इसी के तहत जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी की युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। अच्छा, दूसरा युद्ध कब से कब तक चला? 1749 से 1754 तक चला, और इस युद्ध में डुप्ले की हार हो गई थी।
दूसरा में डुप्ले की हार हो गई थी, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडोहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। हाँ, तो दूसरा में कहेगा तो डुप्ले की हार हो गई थी और डुप्ले की जगह अब नया फ्रांसीसी गवर्नर कौन आएगा? गोडेहू। और कह रहे कि ये जो पांडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1755 में। पांडिचेरी की संधि 1755 में, ठीक है। तीसरा युद्ध कब से कब तक चला, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं? तो 1756 से 1763, यानी 7 साल हुआ ना सर। 1756 से 63, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब कहते हैं कि 1752 में अस्टिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया। मोहम्मद अली, और ये रॉबर्ट क्लाइव उसको घेरा को तोड़ने में मतलब विफल हो गया था। हाँ, अच्छा, 1752 में, तो दूसरा में था 1749 से 1754, 49 से 54, तो 1752 में चूँकि डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और गोडेहू को नेतृत्व किया था फ्रांसीसी। आप कह रहा है कि 1752 में अस्टिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देख रहे हैं आप, फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और 1754 में गोडोहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर सामने आया। ये ऐसे हुआ सर, नहीं, ये ऐसे हुआ, देखिए हम बताते हैं। अनवरुद्दीन के बेटा जब मोहम्मद अली वहाँ गया था ना, तिरुचिनापल्ली में जाके शरण लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव पहले गया अंग्रेज की ओर से, तो रॉबर्ट क्लाइव उसको छुड़ाने में असफल रहा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। तो अब 1752 में मतलब कि एक नाम है इसका अस्टिंगर लॉरेंस, ये अंग्रेजी मतलब नेतृत्व करके जाएगा और किसी तरह मतलब उसको भेद पाता, मतलब घेरा को तोड़ दिया। और वहाँ पर उस समय जो गवर्नर है ना, फ्रांसीसी गवर्नर, उसका नाम है डुप्ले, है ये डुप्ले। तो उस समय तो समझिए तो उसका हार हो गया, और जब उसका हार हो गया तो अंग्रेजी सेना मतलब कि आत्मसमर्पण कर दिया, फ्रांसीसी सेना आत्मसमर्पण कर दिया। और अब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो ये तो बड़ी खराब की बात है, तो डुप्ले की जगह आप गोडेहू आ जाएगा, तो आप गोडेहू आएगा। कहते हैं कि 1755 में, जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। हाँ, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, हाँ फ्रांसीसी, लेकिन आंग्ल कर्नाटक युद्ध बोलिए। तो कर्नाटक युद्ध दूसरा किस संधि की तहत समाप्त हुआ? पांडिचेरी के संधि 1755 में। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया था। 1760 और 1759, 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध, जो कि अंग्रेज और डच के बीच हुआ, और 1760 को हुआ अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट, मतलब कि सर आयरकूट के नेतृत्व वाली ये अंग्रेजी सेना था। और वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट, और ये फ्रांसीसियों को हरा दिया। हाँ हाँ, 59 में बेदरा, ये बॉडीवास की लड़ाई, वांडीवास, फ्रांस को हरा दिया। 1759 में डच को हराया और 1760 में वांडीवास में फ्रांस को हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अच्छा, पांडिचेरी पर अधिकार किसने किया था? ये किया था, वो तो
गोलकुंडा है नहीं आदिल यूसुफ शाह, कहने तो पढ़ ले पांडिचेरी। देखिए पांडिचेरी, यहाँ पांडिचेरी ये फ्रैंकविस मार्टिन ने ये शेर खान लोधी से लिया था। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक था फ्रैंकविस मार्टिन ने लिया था, और वही तो फ्रांसीसियों के अधीन होगा, तो फ्रांसीसियों सब अंग्रेज छीन लेगा इसको, छीन लेगा। अब छीन लिया, अंग्रेज के पास चल गया। लेकिन 1763 में हुई पेरिस की संधि, 1763 में हुई पेरिस की संधि, जो कि तीसरा मतलब कर्नाटक युद्ध समाप्त होगा। तो 1763 में हुई पेरिस के संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, मतलब अंग्रेज चंद्रनगर को पास रखा और शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे वाले में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। मतलब कि 1763 में पेरिस के संधि के तहत अंग्रेज ने चंद्रनगर को रखा और बाकी सब को वापस लौटा दिया, और बाकी उसके बाद 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे, और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। संपन्न था उस समय, मिला सर? हाँ, कहते कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कौन लेने के गया था? ये तो सास सुजा उसमें छूट दिया था, उसको निशान बोलते। इस 1651 में ये तो हाँ छूट जाता तो सास सुजा, निशान उसको बोलते हैं। कहते कि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। हालांकि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह बंगाल में जो कर आता था टैक्स ने, वो मुगल बादशाह को पे करता था न सर। कहते मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर, मतलब मुर्शिदाबाद, और ये मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। तो ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद राजधानी लाया बंगाल का। कहते इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों के लिए तकाबी ऋण मतलब कि खेतों के लिए अग्रिम कर्ज, इसका मतलब होता है। तो इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण का व्यवस्था कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। कह रहे कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद जो है भागीरथी नदी के तट पर है, तो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया राजधानी को। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की एवं कृषकों के लिए तकाबी ऋण का मतलब होता है कि खेतों के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आएगा? सुजाउद्दीन। तो इस समय अयोग्य था। सुजाउद्दीन के बाद आएगा सरफराज, और सरफराज भी अयोग्य था, और सरफराज को ही मार देगा अलीवर्दी खां। कह रहे कि 1740 के गिरिया के युद्ध, ये पूछता है कि गिरिया के युद्ध कब हुआ? 1740 में। सरफराज को मारकर, चूँकि पहले मुर्शिद कुली खां, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, और सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां, जो कि अलीवर्दी खां सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन मुगल को राजस्व देता था। लेकिन अलीवर्दी खां का किया कि मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। सोचिए, अभी भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, और यही बाद में खाली अकाल प्रकार पड़ता है यहाँ।
कहता है इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद दौला हुआ। तो बंगाल के पहले नवाब आएगा कौन? मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद शुजाऊ के बाद सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी। न अलीवर्दी दामाद ना, वही तो बिहार के सूबेदार था, वो अयोग्य था, नहीं तो उसको मार मतलब कि फायदा उठा लिया ये। हाँ, बाद में ईद उत्तराधिकारी पता नहीं कुछ यही शायद कुछ होगा। इसके बाद शुजाउद्दौला बना। कहते कि 20 जून 1756 को काल कोठारी की त्रासदी, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेड जी। तो 20 जून 1756 को काल कोठारी की त्रासदी नामक एक घटना हुई। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगले दिन 146 में से मात्र 23 जिंदा बचे थे, और उसमें से एक हॉलवेल भी था ना सर। तो यही पूछता है कि काल कोठारी का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1756। और 20 मतलब कि किसने कहा था कि सिराजुद्दौला जो था वो मतलब एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 146 में से मात्र 23 बच पाया था। ये हॉलवेल ने कहा था। तो वही बोल दिया ना, उसको जिंदा नहीं छोड़ता तो आज ना हिस्ट्री बनता। कहता कि पलासी का युद्ध, देखिए 20 जून 1756 काल कोठारी, 20 जून 1756 काल कोठारी। अब पलासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पहले मामला सेट था। 23 जून 1757 अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अब बंगाल में नवाब का सेनापति मीर जाफर, और मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही मतलब सिराजुद्दौला मारा जाएगा। अब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनेगा। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर बदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादार रही। हाँ, मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादार रही। मतलब कि सिराजुद्दौला की ओर से लड़ा था मोहनलाल और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। और कहेगा प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। कतर रॉबर्ट के मुर्शिदाबाद भी भागीरथी की नदी। कहते हैं कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अब 1760 में मीर जाफर को हटाएगा और दामाद के नवाब बनाएगा न सर। लेकिन मीर कासिम योग्य था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुगदलपुर जिसको बोलते हैं मुगदलपुर स्थानांतरित कर दिया था। तब बंगाल के राजधानी का क्रम पहले देखिए, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया कौन? मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाएगा मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाएगा मीर कासिम। तब बंगाल की राजधानी का क्रम हो गया कि पहले ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम आगे। अब बक्सर की लड़ाई जो कि फाइनल पंच है 1764 में, बक्सर का लड़ाई 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेज एक खड़े होगा और दूसरी ओर होगा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय।
मुगल सम्राट कौन उस समय होगा? शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर में था हेक्टर मुनरो। अब आगे आइए अंग्रेजों का मैसूर संबंध। ये तो हम लोग पढ़े हैं, इसको निपटते हैं जल्दी। कहता है अंग्रेजों का मैसूर संबंध। ठीक है, मैसूर के बारे में देखते हैं। 1761 में अंग्रेज 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कब बना? 1761 में। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाता, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाता। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। ठीक है, 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में। तो कहेगा कि टीपू सुल्तान ने मतलब बादशाह की उपाधि के साथ पद ग्रहण किया था और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का स्थापना भी किया था। तो हैदर अली शासक कब बना? 1761 में मैसूर का शासक बना। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ हैदर अली का? 1782, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसके बेटा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि 1799 मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई। टीपू अपने आप को शेर मैसूर कहता था। टीपू अपने आप को शेर मैसूर कहता था। ध्वज पर शेरे की चिंता ना। कहता टीपू की राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था। सर आयरकूट, वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 1760 में फ्रांसीसियों के बीच। तो अंग्रेजी सेना की ओर से नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेना की ओर से कर रहा था लाली। तो लाली हार जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में ना, जो कि डच और अंग्रेज के बीच में था, जिसमें डच हार गया था। वहाँ से कंपनी का पता वांडीवास। पहले 1756 20 जून 1756 काल कोठारी का युद्ध, ब्लैक होल की घटना हुआ था। हाँ, सिराजुद्दौला मुख्य रूप से था कि 146 को बंद कर दिया, 23 को बचा था, अब बाकी टोटल मर ही गया था हॉलवेल ने। 146 में 23 को बचा, बाकी मर गया। पलासी, हाँ 23 जून 1757। 23 जून 1757 सिराजुद्दौला रहेगा। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होगा, जिसमें सिराजुद्दौला मतलब उस सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर रहेगा, तो मीर जाफर धोखाधड़ी की, सिराजुद्दौला मारा जाता। हाँ, नवाब बना गया मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। हाँ, तो उसको हटा देगा, फिर मिर्जा फिर लाएगा।
वाव किसको लाएगा? 1764 में। हाँ हाँ, तो 3 गौरव रहेगा, मीर कासिम, हाँ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, अवध का नाम सिजाउद्दौला रहेगा, मीर कासिम, मीर कासिम रहेगा, अवध का सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और एक करे अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव। और उसमें सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। चलिए, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 67 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67। दूसरा 80 से 84, 80 पहला देखिए 67 69, दूसरा 80 से 84 दूसरा के। हाँ, तीसरा 90 से 92, 1799। पहला में शासनकाल 67 से 69 ब्रेलास्ट, दूसरा 80 से 84 वारेन हेस्टिंग्स, 80 से 84 वारेन हेस्टिंग्स, 90 से 92 कार्नवालिस, और 99 में ब्लेजली। अब पहला की संधि? हाँ मद्रास, पहला मद्रास 67 से 69 मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा संधि श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में तो मृत्यु हो गया। चलिए खत्म हो गया। आगे हो गया सिख एवं अंग्रेज। ठीक है, कहते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु हुए सिख धर्म के, गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए, और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये जो गुरु नानक जी थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाना जाता है, और प्रथम गुरु भी कहेगा तो कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए, और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन हुए। कहते गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ, और इनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व के त्यौहार मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, और इनके मतलब जन्म दिवस पर गुरु पर्व मनाया जाता है। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पूर्ण जीवन का आभास हुआ था। हाँ, तो 1496 में मतलब पूर्णिमा के दिन, आध्यात्मिक कार्तिक पूर्णिमा, हाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला, और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए थे। संगत एवं पंगत का स्थापना गुरु नानक जी ने किए थे। नहीं सर, और ये निःशुल्क था, अभी भी निःशुल्क है। एक दिन खा गए थे हमने पटना साहिब में एग्जाम दे। हाँ यार, दम बढ़िया खाना, रोटी खिला था, दाल चावल सब खिला था। रोटी खिलाया था, दाल चावल भी खिलाया था। बड़ी मस्त रोटी खिलाता। अरे जब जो भी देखिए हम जम्मू कश्मीर एरिया में पंजाब के लिए पंजाब में मिल गया है, काम कर रहे हैं, पंजाब तक मिल गया, कहीं नहीं कहीं खाइए लीजिएगा ना। आइए, तो इसमें कह रहा था कि अच्छा गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में, 96 में, और मरेगा 1539 में, 39 में करतारपुर, करतारपुर में। करतारपुर 1539 में कौन घटना घटा था? 1539 में कौन घटना? तो 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गया था, मृत्यु हो गया था। बाबर
21 अप्रैल 1526 को बाबर का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम 1539, 1539, 1540, हाँ 1539 चौसा। इसका मृत्यु हो गया 1539 में करतारपुर। उसके बाद आएगा गुरु अंगद। गुरु नानक का मृत्यु हो गया 1539। गुरु नानक तो 10वां गुरु ने है। कहते कि इसके बाद आएगा गुरु अंगद, और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम लाहना था, और कहता है कि इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। ये जो लंगर लंगर हाँ लंगर मतलब खाना निःशुल्क वाला था लंगर। हाँ पंगत इसी को बोलते हैं। इसको मतलब अस्थायी बना दिया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने किया था। अब सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास होगा। कहता अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए थे। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन प्रचलित किया था। तो हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति थी जिसका नाम था लवन। ये किसने किया था? अमरदास। हाँ ये लवन हो गया। हिंदुओं से अलग विवाह की प्रथा शुरू किया था लवन। कौन शुरू किए थे? गुरु अमरदास, जो कि तीसरे गुरु हुए। कहता है कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री यानी बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। बीबी भानी अकबर गए थे। अच्छा बीबी भानी को दिया था। हाँ बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्त किया था। हाँ 22 गद्दियों का स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंत होगा। ये कौन किए थे? अमरदास। तो अमरदास ने विवाह के लिए अलग पद्धति शुरू किया, हिंदुओं से अलग। और अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी थी, उसका नाम था बीबी भानी। इसको कई यानी 500 बीघा लगभग ज़मीन दे दिए थे दान में। तीसरा इन्होंने क्या किया था कि अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और सब पर एक वो महंत नियुक्त किया था। कहता है बीबी की पति रामदास तो चौथे गुरु रामदास हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। ठीक है। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय बनवाया था या खुदवाया। तो मतलब जलाशय किसने बनाया है? हाँ बीबी भानी के रामदास चौथे गुरु हुए रामदास। और यही है इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। अमृतसर नामक नगर का भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है। अमृतसर जलाशय और अमृतसर नामक नगर का स्थापना भी रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे गुरु अर्जुन को रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इसी पद से उन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। यानी रामदास के बाद ये गुरु का पद पैतृक हो गया। यानी 5वां गुरु हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन 5। हाँ 4 भाई थे। और कह रहा है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, अर्जुन ने। गुरुमुखी लिपि कहेगा तब गुरु अंगद ने। हाँ गुरु अंगद। आदि ग्रंथ किसने बनाए? तो अर्जुन देव। कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब
यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरु के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास, ठीक है, कबीर, नामदेव और रैदास के रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। यानी कि गुरु आदि ग्रंथ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें सिख गुरुओं की तो चर्चा है, लेकिन इसके अलावा कबीर, नामदेव, रैदास, कबीर, नामदेव और रैदास, ये तीनों के चर्चाओं का मिलता है जी। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। अमृतसर जलाशय का निर्माण हुआ अमरदास ने, रामदास ने, रामदास ने, अमृतसर जलाशय का बनवाया था रामदास ने, लेकिन गुरु अमृतसर के मतलब जलाशय के बिजवा हरमंदर साहब का निर्माण किया था अर्जुन देव ने। रामदास ने कुछ किया तो अमृतसर बसाया भी, और अमृतसर जलाशय भी बनवाया, और मतलब कि जो गुरु का पद पैतृक हुआ ये भी बनाया रामदास। रामदास अर्जुन देव पहली बनेगा पैतृक के रूप में। और अगर कहेगा कि उसके अंदर हरमंदर साहब का निर्माण किसने किया था, हरमंदर साहब अर्जुन ने बनाया। कहता है कि राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था, मरवा दिया था। अपने रह गया। मतलब कि हमको गादी दे दे, अब मिल रहा है ये ना। तो वही कह रहा है इसमें कि राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 में अर्जुन देव को मरवा दिए थे। 1606 में मरवा दिए थे। हाँ। फिर कह रहा है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। छठे गुरु हरगोविंद हुए, हरगोविंद छठा। कहते हैं कि इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था। इसने मतलब सैन्य संगठन का रूप दिया था। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, मतलब सैन्य संगठन होना चाहिए। हरगोविंद, हाँ, छठे गुरु हरगोविंद। और कहता है कि अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया, सिंहासन का निर्माण करवाया और सैन्य संगठन भी बनवाया। कहता है कि ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं तलवार में कहते एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। देखिए हरगोविंद काका किया कि पहले सिखों के सैन्य गठबंधन किया, फिर अकाल तख्त का स्थापना किया। फिर इसने क्या किया कि बैठते थे ना गद्दी पर तो 2 तलवार बांधकर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरुआत किया। नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरुआत किया था। और अमृतसर का किलाबंदी भी इन्होंने ही किया था, हरगोविंद। कहते सिखों के 7वें गुरु हो गए हर्राय। सिखों के 7वें गुरु हो जाएगा हर्राय। कहता है इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। हाँ, दारा सिखों का आशीर्वाद किसने दिया था, तो सिखों के 7वें गुरु हर्राय। दारा सिखो हो गया शाहजहां का ना। हाँ, तो शाहजहां को कहेगा आशीर्वाद किसने दिया था। हाँ, दारा सिखो को आशीर्वाद किसने दिया था, हर्राय। इसके बाद कहता है सिखों के 8वें गुरु, 8वें कौन हो जाएगा, हरकिशन, हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन। तो हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन 8वें हो गया। कहता है इन्होंने मृत्यु चेचक से हो गई, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। कहता है इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। इन्होंने गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। कौन, हरकिशन ने समझाया था। कहते सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। कह रहे कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे 1675 में
वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। यानी कि गुरु तेग बहादुर को कौन मरवाएगा? औरंगजेब ने। शीशगंज में, शीशगंज कहाँ पर था? शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु हुए, जिसको अंतिम गुरु बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह। कहते हैं कि इनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था। कहते हैं बैसाख के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु के रूप में घोषित हुए। मतलब 1666 में जन्म हुआ और 1676 में गुरु बन गए, 10वें गुरु। सोचिए भाई, गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। केस जैसे है ना वो अर्शदीप सिंह, तो हो गया केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा, ये सब रखने की अनुमति दी। कहते कि सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने की इन्होंने ही कहा था, यानी गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था। करे गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब, यानी कि कार्य देखिए, निवास स्थान उसका था आनंदपुर साहब या साहिब। निवास स्थान था आनंदपुर साहिब, लेकिन कहेगा कि उसका कार्यस्थली कहाँ था? पाओता। निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। जफरनामा किस भाषा में लिखे थे? फारसी में लिखे थे। कहते इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। सरहिंद के मुगल फौजदार जिसका नाम था वजीर खान, वजीर खान ने इसे दीवार में चिनवा दिया था। किसको? फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना कब किए थे? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया। पाहुल प्रणाली। कहते गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। देखिए, आदि ग्रंथ को बनवाया था अर्जुन देव, लेकिन वर्तमान रूप इसको वर्तमान रूप दिया गुरु गोविंद सिंह ने, और कहा कि अब गुरुवाणी सिख धर्म के गुरु का कार्य करेगा। कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के लिए गुरु का कार्य करेगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया? गुल खां। गुरु गोविंद सिंह को गुल खां और नादेड़ नामक स्थान पर किया था। नादेड़, हाँ, इस एक बेटवा का नाम था, एक का था जोरावर सिंह, दूसरा फतेह सिंह, वजीर खां। और इसको कौन मारा? गुरु गोविंद सिंह को गुल खां। कहता है कि याद करिए ना, गुरु गोविंद सिंह तो गुल खां। आगे बंदा बहादुर। कहते हैं कि इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके पिता जो था बंदा बहादुर के, रामदेव भारद्वाज वो राजपूत थे। कहता बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौगढ़ की राजधानी बनाया। मतलब कि इसने राजधानी कहाँ बनाया था? लौगढ़ को। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए थे। यानी प्रथम गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, दोनों के नाम से सिक्के चलवाए थे। कौन? बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया था। यही वजीर खां है जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मरवाया था।
मुगल बादशाह बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किया था। आप कहते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर या बंदा सिंह को इसी को बोलते हैं को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो मतलब बंदा बहादुर को किसने मरवाया था? फारुखसियार। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया था। कहते कि बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय किया गया था। देखिए कई जब मतलब कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म या सिख कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गया, तो 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। दल खालसा मतलब एक कर दिया गया दल खालसा के नाम से। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। कहेगा दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। मिसल कहा गया। कहते हैं कि मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। मिसल अरबी भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है? समान। मतलब 12 गो है तो सब समान होगा ना। अब रंजीत सिंह आ जाइए। कहता है रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के यहाँ हुआ था। हाँ मानसिंह, यानी इनके पिता का नाम क्या होगा? महासिंह। महासिंह है सर, अकबर के। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। ठीक है। आप कहते हैं इनके दादा का नाम चरत सिंह ने 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल के प्रमुख स्थान दिला गया था। यानी इनके पिता का नाम महासिंह और दादा चरत सिंह, जो कि 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 12 था ने उसमें सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798-99 में सोच लीजिए, 1780 में जन्म हुआ और 1798-99 में ये लाहौर का शासक बन गया। ब्लेजली रहेगा। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होगा। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था। कौन कौन? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजूजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। अगर विदेश मंत्री कहेगा तो फ़कीर अजूजुद्दीन और अगर वित्त मंत्री कहेगा तो दीनानाथ था। रंजीत सिंह के 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया। 7 जून 1839 को मृत्यु हो गया। जन्म हुआ था कब? 1780 में और मृत्यु हुआ 1839 में, यानी 1780 और 1839। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। हाँ, पहला 1780 में, 1839 में। हाँ, पहला आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849। ठीक है। कहता है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि।
आपसे पूछेगा कि लाहौर की संधि कब हुआ? 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46। हाँ, और दूसरा 1849। हाँ, तो पहला हो गया 1845 से 46, तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ। और भैरोवाल की संधि तो 22 दिसंबर 1846 को हुआ। 46 में हुआ, 1846 में। कहते हैं कि इस संधि मतलब भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ। कहते हैं इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। मतलब कि दिलीप सिंह के संरक्षण में अंग्रेजी सेना का प्रवास मतलब कि पंजाब में मान लिया गया। रणजीत सिंह के मरने के बाद दिलीप सिंह ने खड़क सिंह काय गो आता होकर बाद आता है दिलीप सिंह। कहते हैं 20 अगस्त 1847, 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। मतलब ये जिंदा होगा एक माय न हो, दिलीप सिंह के माय न होगा जिंदा। कहते 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर, तो माय होगा तभी ना। हाँ ना, पत्नी ना। हाँ, बच्चा ये छोटा भी है था, छोटा ना है सर। कहा ना, देखिए ना, मारिए ना, कौन है जिंदा? जिंदा कौन है? तेरे दिल की ने तेरे दिल की नैने आया है, ओ हो, ओ हो, राजा रणजीत सिंह के पत्नी का नाम क्या था? ला 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 ला। रोशन आनंद सर के तो जेल भेज दिया गया ना सर। कौन था? कौन है? रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी रंजीत सिंह की पत्नी थी ना। दिलीप सिंह की माँ। हाँ, दिलीप सिंह के माँ ऐसी लगे थे दिलीप सिंह। जब अलग कर रहा, यहाँ से ना पता चल रहा था कि जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 मतलब कि बेटवे होगा तभी ना, 48,000 की पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। ठीक है ना, 48,000 की पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। केकरा? एक मैवा के न जिंदा को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, देखिए प्रथम सिख युद्ध यहीं समाप्त हो गया 20, बस खाली यही इसमें कहा गया है कि दिलीप सिंह की संरक्षण में मतलब अंग्रेजी सेना को पंजाब में मान लिया गया, और जिंदा को मतलब कि दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये के पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। आप कह रहे हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1849 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियांवाला की लड़ाई सिख नेता शेरसिंह एवं अंग्रेजी कमांडर गफ के मध्य हुआ था। इसमें सिख नेता कौन थे? शेर सिंह, और अंग्रेजी कमांडर कौन थे? गफ। तो चिलियांवाला की लड़ाई किन के बीच में? शेर सिंह, सिख नेता और गफ। हाँ, इसमें 3 गो युद्ध होगा। देखिए ना, पहला ही हो गया चिलियांवाला का युद्ध, सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी कमांडर गफ के बीच में होगा, तो ये होगा 1849 में होगा। ठीक है। कहते हैं दूसरी लड़ाई गुजरात की चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। ठीक है। दूसरी लड़ाई जो होगा ये चिनाब नदी के तट पर होगा, चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुआ, यानी कि दुइये गो राम हुआ ना सर। हाँ,
नेपियर। हाँ, और अंग्रेज अथी चार्ल्स नेपियर मतलब अंग्रेज की ओर से और सिख के बीच ये चिनाब नदी के तट पर हुआ था। कहते हैं इसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो गया। तो सिख बुरी तरह से पराजित होगा तो पंजाब में इसका शासन खत्म होगा। तो डलहौजी की 19 मार्च 1849 डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। यानी हड़प लिया गया कब? 29 मार्च 1849 को। महाराजा दिलीप सिंह, देखिए आप, महाराजा दिलीप सिंह अभी तो वहीं था, खाली होकर मेवा को भेज दिया गया था 48,000 के पेंशन शेखपुरा में। आप कहते हैं कि दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दे दी गई। अब दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह के कहा गया तो बेटा ये शिक्षा हाँ, आई बच्चा है शिक्षा प्राप्त कर 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। कहते सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और अब जो बचा है कोहिनूर हीरा ना, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी सभा आंदोलन कब हुआ था? सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन में पहला है सी सभा आंदोलन 1873। देखिए ना, सी सभा आंदोलन, पहला सी सभा आंदोलन 1873। सी सभा आंदोलन कब हुआ? 1873। सी सभा आंदोलन कब हुआ? 1873। तोर में ना हुआ, हमर में ऐड कर लो। आगे ये सी खाली याद करिए ना, सी सभा आंदोलन कब हुआ? 1873। सी सभा आंदोलन कब हुआ? 1873 में। दूसरा है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कहते हैं कि कुका आंदोलन भगत जवाहर मल, जिसे बोलते हैं सियान साहब के नाम से जाना जाता है। कुका आंदोलन पहले हम लोग पढ़े भी हैं। भगत जवाहर मल ये सियान साहब के नाम से जानते हैं। 1840 में पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत हुआ था। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, शुद्ध करने के लिए और सिख धर्म में जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास होगा, उसको दूर करने के लिए किया गया। लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। भगत जवाहर मल अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को गठित किया और इसका मुख्यालय हजारा बनाया था, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, कहते कुका आंदोलन के एक और नेता हुए रामसिंह कुका। पहले हुए भगत जवाहर मल, इसके बाद रामसिंह कुका। कहते हैं कि रामसिंह कुका 1857 में रामसिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत किया था। 1872 में कुका कार्यकर्ताओं ने मलेरकोटला और मालोद पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाइयाँ की। राम सिंह कुका को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और उन्हें रंगून के मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां 1855 को शहीद हो गया। कुका आंदोलन को नामधारी आंदोलन से जानता है। ये पूछा है सवाल कि कुका आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? नामधारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। भगत जवाहर मल, राम सिंह कुका, भगत जवाहर मल पहले और फिर बाद में राम सिंह कुका, और इसको नामधारी आंदोलन से नाम से भी जानते हैं। कुका आंदोलन ने जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशे से परहेज, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। यानी अंधविश्वास था, उसको दूर करने के प्रयास किया था, कुका आंदोलन था। तो इस तरह से सिख एवं अंग्रेज खत्म हो गया। अब हुआ कंपनी के गवर्नर जनरल।